जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के इतिहास विषय के 13 नंबर पाठ पर परिचर्चा करेंगे। पिछली वीडियो में भी हमने 13 नंबर पाठ पर चर्चा किया था और महात्मा गांधी के जीवन चरित्र और गांधी के दर्शन के बारे में, गांधी के सिद्धांत के बारे में जाना था। आज हम लोग महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए कुछ क्षेत्रीय आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। इस क्रम में हम आज जानेंगे नंबर एक में हम लोग जानने वाले हैं चंपारण सत्याग्रह, जो 1917 ईस्वी में हुआ था। क्या था चंपारण सत्याग्रह? हमने कल आपको कहा था कि महात्मा गांधी 20 वर्षों के प्रवास के उपरांत 9 जनवरी 1915 ईस्वी को अपने स्वदेश भारत आए। गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना और उनके ही कहने पर भारत के विभिन्न राज्यों का दौरा किया, क्योंकि गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले से प्रश्न किया था कि आखिर वजह क्या है कि इतने वर्षों से हमारा देश भारत गुलाम है और ऐसी कोई प्रतिक्रिया भी नहीं हो रही है, ऐसा कोई हमको माहौल भी नहीं दिख रहा है कि हमारा देश भारत अंग्रेजी दास्ता से जल्द मुक्त हो जाएगी। देश को आजाद कराने के लिए हमें क्या करना चाहिए? गोपाल कृष्ण गोखले ने बड़ी उदारतापूर्वक उत्तर दिया था, किसी भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए जरूरी है कि पहले कार्यक्रम को जाना जाए। किसी भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए जरूरी है कि पहले कार्यक्रम को जाना जाए, क्योंकि कार्यक्रम को जानकर कार्यक्रम के उद्देश्य लक्ष्य का अनुमान लगा सकते हैं, तब जाके यदि आप अपना सहयोग देंगे तो सफलता मिलेगी। तो गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर ही उन्होंने गुजरात के साबरमती नदी के किनारे जो आश्रम बनाया था, साबरमती आश्रम, वहां से उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों का दौरा किया। इस दौरा के दरमियान महात्मा गांधी की मुलाकात बिहार के किसान राजकुमार शुक्ल से हुआ था। हम जानने चल रहे हैं कि चंपारण सत्याग्रह क्या है। महात्मा गांधी जब उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों का दौरा कर रहे थे तो महात्मा गांधी की मुलाकात होती है बिहार के चंपारण जिला के किसान राजकुमार शुक्ल से होती है। राजकुमार शुक्ल ने चंपारण के किसानों के दुर्दशा को सुनाया। चंपारण के किसानों के जो बुरी स्थिति थी, जो दयनीय स्थिति थी, उन दयनीय स्थिति से उन्हें अवगत कराया और बताया कि किस प्रकार से चंपारण के किसानों के साथ एक अनुबंध किया है, एक एग्रीमेंट किया है अंग्रेज बागान मालिकों ने। एग्रीमेंट में क्या था कि जिस किसान के पास 20 कट्ठा जमीन था, उस 20 कट्ठा जमीन में से कम 3 कट्ठा जमीन पर नील की खेती करनी थी। नील की खेती किसान करते थे, अनिवार्य था, हर किसान को अपने 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा पर नील की खेती करनी थी। लेकिन बुराई क्या थी कि नील का दाम कितना होगा, बाजार में उसकी कीमत क्या होगी, यह तय करने का अधिकार किसानों को नहीं था। किसान इस अनुबंध से मुक्ति होना चाहते थे, क्योंकि इस अनुबंध के एग्रीमेंट के द्वारा गोरे किसान अंग्रेज चंपारण के किसानों का शोषण कर रहे थे। दूसरी ओर 1908 ईस्वी में जर्मनी में कृत्रिम नील बन गया था। कृत्रिम नील का निर्माण हो जाने से भारतीय नील की मांग कम हो गई थी और आप जानते हैं अर्थशास्त्र का नियम कि जब किसी वस्तु का मांग कम हो जाता है उसका मूल्य गिर जाता है। डिमांड लोग करेगा ही नहीं तो मूल्य उसका स्वतः गिर जाता है।
तो प्रश्न क्या है कि जर्मनी में कृत्रिम नील का निर्माण हो गया, इस कारण उनका मूल्य दाम क्या हो गया था, कम हो गया था। जब नील का दाम कम हो गया था तो किसान चाहते थे कि नील की खेती की जगह हम लोग धान गेहूं उगाए ताकि हमारी स्थिति में सुधार आए। लेकिन अंग्रेज जो थे उस अनुबंध से 3 कट्ठिया व्यवस्था नामक जो प्रथा थी कि 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा पर नील की खेती करना अनिवार्य था, उससे मुक्ति नहीं देना चाहते थे। राजकुमार शुक्ल के कहने पर महात्मा गांधी चंपारण पहुंचे। चंपारण के बहुत सारे किसानों से मिला, कई गांवों का दौरा किया। गांव का दौरा करने के बाद गांधी जी ने राजकुमार शुक्ल के मुख से जो बात सुना वह सही पाया। वास्तव में चंपारण के किसान गोरे बागान मालिकों के जुर्म अत्याचार के शिकार थे, उनकी स्थिति बड़ी दयनीय हो गई थी। गांधी जब गांव गांव घूम रहे थे तो चंपारण के जो जिला कलेक्टर थे उन्होंने गांधी को कहा कि आप चंपारण छोड़ दीजिए, यदि आप चंपारण नहीं छोड़ेंगे तो आपको पकड़कर जेल में बंद कर दिया जाएगा। गांधी सत्याग्रही थे, किसी से डरते नहीं थे। गांधी पर दबाव डाला गया कि आप चंपारण छोड़ दे। गांधी ने चंपारण छोड़ने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। और गांधी के निर्भीकता के कारण ही सरकार ने गांधी के आग्रह पर ही चंपारण में एक जांच आयोग नियुक्त करने का काम किया था। उस जांच आयोग का नाम था चंपारण ग्रेगेरियन कमेटी। मन में प्रश्न होगा कि गांधी जी को जहां जिला अधिकारी ने चंपारण छोड़ने की बात किया, वहीं सरकार ने आखिर चंपारण के किसानों की स्थिति की जांच करने के लिए चंपारण ग्रेगेरियन कमेटी का गठन करने की बात क्यों कह दिया। तो इसके पीछे एक छोटी सी कहानी नहीं, बड़ी लंबी कहानी है कि जब गांधी दक्षिण अफ्रीका से इंडिया में आए थे तो अंग्रेज प्रथम विश्व युद्ध में लगा हुआ था। अंग्रेजों ने गांधी को कहा कि आप भारत के नौजवानों से आग्रह कीजिए कि वह सेना में भर्ती होकर, सेना में शामिल होकर हमारी मदद करे, हमारी सहायता करे। गांधी के कहने पर भारत के बहुत सारे नौजवान सेना में भर्ती होकर अंग्रेजों के तरफ से प्रथम विश्व युद्ध में हिस्सा लिया था। इस कारण अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को कैसर-ए-हिंद, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को कैसर-ए-हिंद की उपाधि दिया था। तो गांधी ने तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों का सहयोग किया था। अभी प्रथम विश्व युद्ध चल ही रहा था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला। और कहानी 17 का है कि गांधी जी को जिला कलेक्टर ने चंपारण छोड़ने के लिए कहा। गांधी जी चंपारण छोड़ने से इनकार कर दिया और उल्टा गवर्नर को इन्होंने पत्र लिख डाली कि आपके जिलाधिकारी हमें हमारी मातृभूमि से, हमारे देश से, हमारे गांव से अलग निकालना चाहते हैं। गवर्नर ने आदेश दिया कि गांधी जिस प्रकार कहता है उसकी जांच कराओ, मामला को जल्दी रफा दफा करो, क्योंकि हमारी स्थिति अभी छोटी मोटी समस्याओं को सुनने की नहीं है, हम तो पूरे युद्ध में फंसे हुए हैं। तो गांधी जी के प्रयास से किसानों की स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिए, वास्तविकता क्या इस बात की जानकारी प्राप्त करने के लिए चंपारण ग्रेगेरियन कमेटी का गठन किया गया। चंपारण ग्रेगेरियन कमेटी ने यह पाया कि सही में जो गोरे बागान मालिक हैं वह किसानों के साथ क्या करते हैं, अत्याचार करते हैं, उन्हें उचित मूल्य नहीं, कीमत नहीं देते हैं, अपने मन से दाम तय कर देते हैं और यह उनके लिए घाटे का सौदा है। चंपारण ग्रेगेरियन कमेटी की रिपोर्ट के बाद गांधी जी क्या हो गए, विजयी हो गए। और ग्रेगेरियन कमेटी की रिपोर्ट के बाद चंपारण से 3 कट्ठिया प्रथा को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। अंग्रेज जो अवैध वसूली करते थे उसका 25% रुपया किसानों को क्या कर दिया गया, वापस कर दिया गया। इस तरह से 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह था वह सफल हो गया।
प्रश्न आता है एक बार और कई बार कि गांधी जी चंपारण क्यों गए, वहां उन्होंने क्या किया, तो बड़ी आसानी से लिखेंगे कि गांधी जी चंपारण 1917 में राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गए थे किसानों की स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिए। गांधी जी चंपारण क्यों गए, तो गांधी जी चंपारण 1917 में राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गए थे किसानों की समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। और वहां उन्होंने क्या किया, तो किसानों के पक्ष में चंपारण सत्याग्रह किया, तिनकटिया व्यवस्था को खत्म किया और नीलहों के अत्याचार से किसानों को क्या कराया था, मुक्त कराने का काम किया था। तो ये था 1917 का चंपारण सत्याग्रह। दूसरा जो आंदोलन पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे अहमदाबाद श्रमिक आंदोलन। दूसरा चर्चा क्या करेंगे, अहमदाबाद श्रमिक आंदोलन 1918। क्या है अहमदाबाद श्रमिक आंदोलन, तो 1918 ईस्वी की कहानी है कि गुजरात के अहमदाबाद जिला में आप सभी जानते हैं कि सूती कपड़ा का मिल ज्यादा है। अहमदाबाद को पूर्व का मैनचेस्टर भी कहते हैं, ये भी सब लोग जानते हैं। तो गुजरात के अहमदाबाद जिला में सूती कपड़ा मिल में काम करने वाले मजदूर प्लेग बोनस को लेकर अपने मालिक से भिड़ गए। मतलब प्लेग बोनस के प्रश्न पर कपड़ा मिल में काम करने वाले मजदूर और मालिक के बीच थोड़ा सा विवाद छिड़ गया। मजदूर प्लेग बोनस की मांग कर रहे थे और मिल मालिक प्लेग बोनस देने से क्या कर रहे थे, इनकार कर रहे थे। अहमदाबाद कपड़ा मिल के श्रमिकों ने महात्मा गांधी को अपना क्या माना, नेता माना। महात्मा गांधी उन मिल मजदूरों का नेतृत्व स्वीकार किया और मिल मालिक से आग्रह किया कि आप इन मजदूरों को प्लेग बोनस दे दे ताकि इनका जो जीवन यापन है सहज तरीका से चल सके। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के कारण तो एक महंगाई बढ़ गया है और महामारी में इनको बचत नहीं हो पाता है कि वह बीमारी का उपचार कराए या भोजन करे। तो मालिकों को महात्मा गांधी ने कहा कि आप इनके बोनस को स्वीकार कर लीजिए, इनका वेतन क्या कर दीजिए, बढ़ा दीजिए। मिल मालिकों ने महात्मा गांधी के बात को भी मानने से इनकार कर दिया और प्लेग बोनस देने से मना कर दिया। इससे गांधी जी क्या हो गया, अनशन पर बैठ गए। कहा कि अगर आप बोनस नहीं देंगे हम अनशन आमरण बिना जब तक मरे नहीं जाते हैं तब तक हम भूखे प्यासे रहेंगे। गांधी आमरण अनशन पर बैठ गए। चौथा दिन जब वो अनशन पर बिना भूखे प्यासे बैठे रह गए तो मिल मालिक आकर के गांधी के सामने झुका और मजदूरों को प्लेग बोनस देना स्वीकार कर लिया। इस तरह से 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किया गया श्रमिकों के पक्ष में अहमदाबाद श्रमिक आंदोलन भी सफल हो गया और इसमें मिल मालिक गांधी के सामने झुके और 35% बोनस को सही ठहराया और यह आंदोलन 4 दिन तक चला था। तो इसी आंदोलन को मतलब प्लेग बोनस को लेकर जो आंदोलन हुआ उसको हम अहमदाबाद श्रमिक आंदोलन के नाम से जानते हैं। तीसरा है खेरा सत्याग्रह। तीसरा क्या पढ़ेंगे, खेरा सत्याग्रह। खेरा सत्याग्रह भी 1918 में हुआ था। खेरा सत्याग्रह को हम खेरा किसान आंदोलन भी कहते हैं। खेरा सत्याग्रह को हम खेरा किसान आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। क्या है खेरा सत्याग्रह, तो आपको बता दें कि खेरा गुजरात का एक जिला है, प्रखंड है, जहां खरीफ ऋतु के मौसम में वर्षा नहीं हुआ। खरीफ ऋतु का मौसम था और खरीफ ऋतु के मौसम में जितना किसानों को वर्षा की जरूरत थी वर्षा नहीं हुआ। वर्षा नहीं होने के कारण खरीफ ऋतु का फसल बर्बाद हो गया।
प्रश्न कर रहे हैं कि खेरा किसान आंदोलन क्या है। तो खेरा गुजरात का एक इलाका है जहां खरीफ ऋतु में लोगों किसानों ने अपने खेत में धान का पौधा तो लगा दिया, लेकिन वर्षा नहीं हुआ। वर्षा नहीं होने के कारण किसानों का फसल क्या हो गया, बर्बाद हो गया। किसान सरकार के सामने आवेदन पत्र लिखा कि वर्षा न होने के कारण हमारा खरीफ का फसल बर्बाद हो गया है, अतः सरकार से गुजारिश है, आग्रह है कि आप हमारे इस मौसम का, खरीफ के मौसम वाला जो लगान है, लगान को क्या कर दिया जाए, माफ कर दिया जाए। सामूहिक लगान को माफ करने की स्थिति का आग्रह किया था। कहा कि हम लगान देने में सक्षम नहीं है, हमारी स्थिति दयनीय हो गई है, हमारी लगान को माफ कर दिया जाए। सरकार ने किसानों के आग्रह को क्या कर दिया, इनकार कर दिया, लगान माफ करने से मना कर दिया। खेरा के किसान पुनः महात्मा गांधी को अपना नेता चुने, लेकिन इस आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक, याद रखेंगे यहां पर दोनों केवल गांधी ही थे, यहां भी गांधी थे, लेकिन यहां पर गांधी के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक, और गांधी तो थे ही। तो प्रश्न है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक और महात्मा गांधी तीनों इस आंदोलन में सम्मिलित थे। सरकार के सामने गांधी ने कहा कि भाई आप, किसानों की स्थिति खराब है, इनके लगान को क्या कर दिया जाए, माफ कर दिया जाए। गांधी की बात को भी सरकार ने मानने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया, लगान माफ करने की बात नहीं किया। तो गांधी ने किसानों से आग्रह किया, यहां पर एक नारा दिया, कर न दो, कर न दो, टैक्स न दो नाम का आंदोलन चलाना क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। जनता से अपील किया कि भूमि कर क्या करे, न दे। जब सारा किसान जनता के गांधी जी के पक्ष में आ गई और एक स्वर में कर न दो का नारा बुलंद कर दिया, तो सरकार यहां भी क्या हो गई, झुक गई। और सरकार यहां पर झुकी और घोषणा किया कि जो भी निर्धन किसान है, जो लगान देने में सक्षम नहीं है, यहां पर लगान क्या कर दिया गया, माफ कर दिया गया। और जैसे ही लगान को माफ किया गया, आंदोलन यहां पर रुक गया। कहा कि जो लगान देने में सक्षम है वह लगान दे, लेकिन जो लगान देने में सक्षम नहीं है उनको लगान क्या कर दिया जाए, माफ कर दिया। इसी समय एक और बात आते हैं, और रॉलेट एक्ट, आप इसको काला कानून भी कहते हैं। क्या है रॉलेट एक्ट? तो हमने चर्चा किया कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, हमने चर्चा किया था कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के आग्रह पर, महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के आग्रह पर युद्ध में अंग्रेजों की सहायता किया था। अंग्रेजों की सहायता इसलिए किया क्योंकि अंग्रेजों ने कहा था कि आप प्रथम विश्व युद्ध में हमारी क्या करें, सहायता करें, हमारी मदद करें, क्योंकि युद्ध की समाप्ति के बाद हम बहुत सारे अधिकार या कुछ अधिकार भारतीयों को देंगे। अंग्रेजों के आग्रह पर महात्मा गांधी भारतीय नौजवानों को सेना में भर्ती कराया और प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों को क्या दिया, सहायता किया। हालांकि इस बात को लेकर महात्मा गांधी की आलोचना भी की गई, निंदा भी की गई। बहुत सारे लोगों ने महात्मा गांधी को सेना में भर्ती करने वाला एजेंट, अंग्रेजों का दलाल तक कह डाला। हालांकि गांधी के कहने पर जब बहुत सारे नौजवान सेना में भर्ती होकर प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता किया, तो अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को कैसर हिंद की उपाधि दिया। युद्ध 1918 में समाप्त हो गया, लेकिन अंग्रेजों ने जो वादा किया था कि युद्ध की समाप्ति के बाद हम भारतीयों को कुछ अधिकार देंगे, ऐसा अंग्रेजों ने कुछ नहीं किया।
इसके कारण भारत के जो नौजवान थे अपने अधिकार की मांग करने लगे और थोड़ा सा उग्र गतिविधियां करने लगे। तो भारत में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारत में जो नौजवान थे वे नौजवान अपने हितों की रक्षा करने के लिए, अपनी अधिकार की मांग करने के लिए आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो गए और इस आतंकवादी गतिविधि में शामिल होने से अंग्रेज को क्षति हो रहा था। तो भारत में राष्ट्रवाद की भावना को दबाने के लिए, मतलब रॉलेट एक्ट क्या है, तो आप लिखेंगे भारत में राष्ट्रवाद की भावना को दबाने के लिए इंग्लैंड की संसद ने, भारत में राष्ट्रवाद की भावना को दबाने के लिए इंग्लैंड की संसद ने, पार्लियामेंट ने 1918 ईस्वी में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में 2 विधेयक तैयार किया था। भारत में उठ रही, पूछेगा आपसे कि रॉलेट एक्ट क्या है, तो आप लिखेंगे भारत में उठ रही राष्ट्रवाद की भावना को कमजोर करने के लिए, दबाने के लिए 1918 ईस्वी में इंग्लैंड की संसद में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कानून पारित किया गया। उसी कानून को हम रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं। 2 नंबर का प्रश्न होता है कि रॉलेट एक्ट क्या है, तो आप लिखेंगे कि 1918 ईस्वी में इंग्लैंड की संसद में भारत में उठ रही राष्ट्रवाद की भावना को दबाने के लिए सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कानून का निर्माण किया गया, कानून पारित किया गया। उसी कानून को हम रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं। और यह एक्ट भारत कब आया, तो 1919 में आया था। इंग्लैंड में कब बना, 1918 में। इंडिया कब आया, 1919 में आया था। प्रश्न है, तो रॉलेट एक्ट को काला कानून क्यों कहा जाता है? तो रॉलेट एक्ट को काला कानून की संज्ञा महात्मा गांधी ने दिया था, याद रखेंगे। रॉलेट एक्ट को सबसे पहले काला कानून कौन कहा, तो महात्मा गांधी ने कहा था। तो प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट को काला कानून क्यों कहते हैं? तो रॉलेट एक्ट को काला कानून इसलिए कहते हैं, इस कानून में अपील, दलील और वकील समाप्त कर दिया गया था। रॉलेट एक्ट को काला कानून क्यों कहते हैं? तो आप लिखेंगे रॉलेट एक्ट को काला कानून इसलिए कहते हैं क्योंकि इस कानून का नारा था कोई अपील नहीं। आप अपील नहीं कर सकते हैं कि हमारी मदद करें, आप दलील, आग्रह नहीं कर सकते थे और अपने सफाई में अपना वकील भी नहीं रख सकते थे। तो भारतीयों को न तो अपील करने का अधिकार था, न दलील बोलने का भी अधिकार नहीं था, और अपने पक्ष में वकील रखने का भी अधिकार नहीं था। अंग्रेज को शक हो जाता कि आप आतंकवादी गतिविधि में शामिल है, तो शक के आधार पर पुलिस आपको नजरबंद कर सकती थी, आप पर मुकदमा चला सकती थी। इसलिए रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया। रॉलेट एक्ट को काला कानून क्यों कहा गया? तो आपका उत्तर होगा कि रॉलेट एक्ट को काला कानून इसलिए कहा गया क्योंकि इसका नारा था कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई वकील नहीं। पुलिस केवल शक के आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके उसे जेल में नजरबंद कर सकती थी, उस पर मुकदमा चला सकती थी। इसलिए इसे काला कानून कहा गया। गांधी ने इसका विरोध किया और एक नियम हुआ कि 30 मार्च को रॉलेट एक्ट के विरोध में 30 मार्च 1919 ईस्वी को संपूर्ण देश में हड़ताल का तिथि तय किया गया। लेकिन किसी कारण से 30 मार्च की जगह पर 6 अप्रैल 1919 को तारीख बढ़ा दिया गया। और रॉलेट एक्ट के विरोध में 30 मार्च 1919 को संपूर्ण भारत में हड़ताल करने की बात की गई, लेकिन 30 अप्रैल की जगह बाद में तारीख को बढ़ा करके 6 अप्रैल कर दिया गया और 6 अप्रैल 1919 को संपूर्ण भारत में हड़ताल की घोषणा की गई। हड़ताल मनाया गया और दिल्ली में रॉलेट एक्ट के विरोध में जो हड़ताल किया उसका नाम था स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती। स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती के नेतृत्व में दिल्ली में रॉलेट एक्ट के विरोध में हड़ताल किया गया। इसका सबसे जो ज़्यादा प्रभाव था वह पंजाब के क्षेत्र में देखने को मिला था, लेकिन पंजाब के क्षेत्र में महात्मा गांधी को प्रवेश करने से क्या कर दिया गया था? रोक लगा दिया गया था, उन्हें वहां जाने नहीं दिया जाता था। ये रॉलेट एक्ट था। इसी रॉलेट एक्ट कानून के तहत अगर लोग पढ़ेंगे जालियांवाला बाग हत्याकांड।
जालियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, इस रॉलेट कानून के तहत अंग्रेजों ने पंजाब के दो लोकप्रिय नेता, जिनका नाम था डॉक्टर सतपाल और दूसरा थे सैफुद्दीन किचलू, रॉलेट एक्ट कानून के तहत डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन दो पंजाब में लोकप्रिय नेता थे, अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। पंजाब में बैसाखी का त्यौहार था, लोग बैसाखी के त्यौहार में खुशी मना रहे थे, आनंद मना रहे थे, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, रॉलेट कानून के तहत डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को क्या कर दिया, गिरफ्तार कर लिया। और सैफुद्दीन किचलू को जब गिरफ्तार कर लिया तो लोगों ने उनकी रिहाई के लिए थोड़ा गोलबंद होने लगे, तो पुलिस ने क्या कर दिया, गोली चला, मतलब फायरिंग करना शुरू कर दिया। और पंजाब के जो शासन व्यवस्था थी वहां शांति बनाए रखने के लिए जिस अधिकारी की नियुक्ति किया गया था, उस अधिकारी का नाम था जनरल फ्रांसिस ओडायर। पंजाब का गवर्नर था उस समय, लेफ्टिनेंट गवर्नर, जनरल गवर्नर माइकल फ्रांसिस ओडायर उस समय वहां के गवर्नर थे। उन्होंने आदेश दिया कि इस गिरफ्तारी में जो रोक लगाएगा उस पर गोली चला दिया जाए, गोली मार दिया जाए। तो सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को 9 अप्रैल गिरफ्तार कब किया गया, तो आपको बता दें इन दोनों की गिरफ्तारी 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को इन दोनों की गिरफ्तारी कर ली गई और गिरफ्तारी कर लिया गया, इनको नजरबंद कर दिया गया। तो अपने इस दोनों नेता को रिहाई कराने के लिए, नजरबंद से मुक्ति प्राप्त दिलाने के लिए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब के अमृतसर जिला, राज्य कौन होगा पंजाब और जिला कौन होगा अमृतसर, वहां पर एक बगीचा था, हालांकि रियल में बगीचा नहीं था, मतलब एक ऐसा घेरा था, घेरा में आने जाने के बहुत पतला सा रास्ता था, इसके चारों तरफ से क्या बन गया था, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बन गया था। मोहम्मद जली एक मुसलमान थे, उनका जमीन था, बेचारा गरीब आदमी था, चारों तरफ से ऊंची ऊंची इमारत बन गई थी। यहां पर एक कुआं था, एक आम का क्या था, पेड़ था, खाली जगह था। क्रांतिकारियों को लगा इसी में हम लोग शांति सभा बुला ले, तो लगभग 20,000 लोग, बच्चे बूढ़े नौजवान सभी सभा में शामिल हो गए। मोहम्मद जली का जमीन था, इसलिए नाम था पड़ा जालियांवाला बाग। 20,000 लोग यहां पर इकट्ठा हुए और शांति सभा कर रहे थे कि हमारे नेता सैफुद्दीन किचलू और सतपाल की रिहाई कैसे हो। इस बात की जानकारी जनरल रेजिनल एडवर्ड हैरी डायर, रेजिनल एडवर्ड हैरी डायर, जिसको हम जनरल ओडायर कहते हैं, रेजिनल एडवर्ड हैरी डायर, संक्षिप्त नाम है जनरल ओडायर को इस बात की जानकारी मिली कि पंजाब के अमृतसर के लोग अपने नेता की रिहाई के लिए शांति सभा कर रहे हैं। अचानक इस बाग में पहुंचा, इसके गेट पर पुलिस से भर दिया और बिना सूचना दिए यहां बिखरे पड़े लोग थे 20,000, वो गोली चलाने का आदेश दिया। कहा जाता है कि 10 मिनट में 1600 गोली चलाया, इसमें हजारों लोग मरे, हजारों लोग घायल हो गए। इतिहास में इस घटना को हम जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। यह घटना 13 अप्रैल 1919 को घटी थी। गांधी जैसे सुने इस घटना के बारे में, गांधी उस समय चंपारण में नहीं थे, पंजाब में नहीं थे, क्योंकि गांधी को तो पंजाब में पहुंचने पर भी रोक लगा दिया गया था। जैसे ही गांधी इस घटना के बारे में सुने तो अंग्रेजों के प्रति इनका जो मोह था, जो प्रेम था, टूट गया। क्योंकि अंग्रेज जालियांवाला बाग हत्याकांड से पहले गांधी ने अंग्रेजों का समर्थन सपोर्ट करने के बाद सपोर्ट किया था और सपोर्ट करने के लिए भी कहा करता था। मोह भंग हो गया और अंग्रेजों के द्वारा दिया गया उपाधि कैसरे हिंद की उपाधि को क्या कर दिया, त्याग दिया। और इसी समय गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को भी अंग्रेजों ने सर की उपाधि दिया था। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने जालियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी होकर सर की उपाधि वापस कर दिया और कहा कि अब समय आ गया है कि जब सम्मान के तगमे को, सम्मान रूपी तगमे को वापस किया जाए और अपने देशवासियों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा होकर हम सब पर जो कलंक लगा हुआ है गुलामी का, उस गुलामी को क्या कर दिया जाए, मिटा दिया जाए। अंग्रेज सरकार देखी
कि सारे बुद्धिजीवी हमारे विरुद्ध जा रहे हैं, उपाधि वापस कर करके, तो अंग्रेजों ने इस जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए एक 8 सदस्यीय आयोग का गठन किया। उस 8 सदस्यीय आयोग का नाम था हंटर कमीशन। क्या नाम था? 8 सदस्यीय हंटर आयोग का गठन किया गया। इस 8 सदस्यीय आयोग में 5 + 3, 5 कौन था? अंग्रेज था, और 3 क्या था? भारतीय था। इस हंटर कमीशन ने रिपोर्ट दिया कि 379 लोग मरे हैं, लेकिन कांग्रेस ने इसको मानने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। और कांग्रेस ने महामना मदन मोहन मालवीय, महामना मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। और इस कांग्रेस ने महामना मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए जो आयोग गठन किया, उसके अध्यक्ष मालवीय साहब थे। इसमें मोतीलाल नेहरू और गांधी भी अन्य मेंबर थे, जिसने हजारों लोगों के मरने की पुष्टि की। जालियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी होकर वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय थे, शंकर नायर। शंकर नायर ने भी अपने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। तो ये रहा आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो 13 अप्रैल 1919 को घटी। और आज जितना भी प्रश्न समझाया हूँ, इसको बड़ी सावधानी से, बारीकी से देखेंगे, क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षाओं के साथ साथ आपके 12वीं कक्षा के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो धन्यवाद। पुनः कल हम लोग नया टॉपिक लेकर आएंगे, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। धन्यवाद।